This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Just a minute, yes. Good evening, sir. Okay, thank you. Yeah. First of all, sorry, मुझे याद ही नहीं था कि आज क्लास है मेरी। मुझे लगा नेक्स्ट वीक से मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तब सुमन का फोन आया तो तब मुझे याद आया, हाँ मेरे भी क्लास। देखिए, मुझे जब भी आप अगर इफ यू फेस प्रॉब्लम टू ज्वाइन तो प्लीज मुझे कॉल कर लिया करिए। मुझे या वॉइस इज वेरी लो। क्या मेरी आवाज का प्रॉपर नहीं आ पा रही है? आ रही है सर, आ रही है। It's clear. Sir, it's fine. ओके, थैंक यू। तो फिर मुझे या जिसकी क्लास है, चाहे राजेश जी का नंबर भी ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तो मैं और राजेश ही ले रहे हैं फिलहाल। तो आप पूरे कॉल कर लें कि मुझे आप परमिशन दे दे ज्वाइन करने का। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, या जैसे राजेश जी की प्रॉब्लम है कि वो क्लास लेते टाइम क्लास में इतना खो जाते हैं कि उनको याद नहीं रहता कि किसी को एडमिट भी करना है। तो आप उन्हें कॉल करके बता दें कि प्लीज एडमिट कर दें सर, तो वो एडमिट कर देंगे आपको। कुछ ऐसा भी है जिससे गूगल मीट में हमें एडमिट ना करना पड़े? नो सर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो पहले तो हम लोग उस पे लेते थे, गूगल मीट से पहले हम लेते थे जूम पे लेते थे। तो वहां भी ये प्रॉब्लम थी एडमिट की, तो फिर हमने सोचा गूगल मीट पे करते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं तो वहां पे तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती, वो अपने आप हमें मतलब बिना किसी परमिशन के हम एडमिट हो जाते हैं। तो मुझे लगा था कि शायद हम यहाँ पे भी वो कर पाएंगे। Sir, I think मेल आईडी के थ्रू हो सकता है सर, बट पक्का नहीं है मेरे को। सर स्काइप पे आई थिंक नहीं होता है। स्काइप पे वी कैन ज्वाइन, मतलब जो अलाउड होता है आई थिंक। चलो, आज मैं देखता हूँ, कुछ गूगल करता हूँ, कुछ मिलेगा शायद। क्योंकि वहां भी तो हमें हम लोगों को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, तो फिर यहीं पे क्यों हम परमिशन ले रहे हैं, है ना। चलिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट आपकी 2 क्लासेस हो ही गई हैं, और डॉक्टर राजेश ने आपको एमएसटी 1 में स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता ही दिया होगा काफी कुछ। आई थिंक कितना हो गया इसमें आपका, कोई बता सकता है? यस, कितना हो गया है? कितने यूनिट तक करा दिया? यूनिट नंबर 11 से यूनिट नंबर 16 तक होगा। कितना हो गया उसमें, बताए, आप बता रहे थे। यूनिट नंबर 11 टू यूनिट नंबर 16। 11 to 16। 16 कवर पूरा हो गया, कवर। वेरी गुड। हाँ जी। ओके ओके, तो यानी द बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। और सर ये क्लास रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप? हाँ, मैंने तो कर लिया रिकॉर्ड। मैं ओके। अगर किसी को जरूरत होगी तो मैं तो दे ही दूंगा। हाँ जी चलो, सर, थैंक यू। तो दिस इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जैसे मैंने इंडक्शन में भी, आपने अगर ज्वाइन किया हो तो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये मेथड्स पढ़े हैं। अर्थमेटिक मीन, जनरली आपने नाम सुना होगा, मीन, मीडियन, मोड। तो ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप जानते हैं। तो दिस कोर्स इज नॉट वेरी टफ फॉर यू, बिकॉज आपने ऑलरेडी या तो आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या आपने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा रखा है। प्रॉब्लम्स आती है वो
जिसको आपने अभी तक टच भी नहीं किया, आपने देखा भी नहीं कि क्या है इस मेथड में, है ना। तो शायद वेटेड मीन आपके लिए शायद नया होगा, आई थिंक सो। और हार्मोनिक मीन भी शायद आपने पढ़ा हो अपनी लाइफ में। चलिए, तो हम धीरे धीरे बात करेंगे, और मेरा टारगेट आज केवल आपको हाफ यूनिट तक ही पढ़ाऊंगा मैं। तो हो सकता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, तो डोंट बॉदर ऑफ दैट, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा इस पे, चाहे अलग से क्लासेस लेनी पड़े, क्योंकि 5 क्लासेस ही शेड्यूल होती हैं हर कोर्स के लिए, जैसे आपको बताया था। चलिए, तो पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरा जब भी कभी हम कुछ नई चीज पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि उसको आप कहाँ यूज करेंगे, किन कंडीशन में आप उसको यूज करेंगे, और क्यों हम वो पढ़ रहे हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और फिर ये सीखना जरूरी है कि अब इसको कैसे निकालना है। तो जैसे नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें बस पहले ये सीखना है क्यों हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। जस्ट आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, यस, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ना आप लोगों ने। हाँ जी। तो वहां पढ़ा आपने क्लास इंटरवल, 0 से लेके 10, है ना, 10 से लेके 20। बता सकते हैं कौन सा क्लासिफिकेशन है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है। continuous। कॉन्टिन्यूअस, गुड। तो अब मान लेते हैं कि ये एक स्टडी सेंटर है दिल्ली का। दिल्ली में 2 स्टडी सेंटर है हमारे, एक स्टडी सेंटर मेरिट और दूसरा एसपीडी। तो मान लेते हैं ये एक स्टडी सेंटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिमिलर वे हमने दूसरा स्टडी सेंटर का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। दिस आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन एमएसटी 002। अब हम इनकी कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो कौन सा स्टडी सेंटर बेटर परफॉर्म कर रहा है। बता सकते हैं कौन सा स्टडी सेंटर बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा और, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, या यस। 10 to 20। 10 से 20 नहीं, ये पूरा एक स्टडी सेंटर है और ये पूरा स्टडी सेंटर है। तो हमें देखना है कि, एक मिनट, जस्ट कोई शायद वेट कर रहा है एडमिट के लिए। हमें देखना है कि इसमें से कौन सा स्टडी सेंटर बेटर परफॉर्म कर रहा है एग्जाम में, एमएसटी 2 में। फर्स्ट स्टडी सेंटर 1। तो जनरली अगर मैं बात करूं क्लास वाइज, कि 0 से लेके 10 तक अगर बात करें, यहाँ 2 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं। सेकंड क्लास की बात करें तो यहाँ 4 है, यहाँ 5th है। अगर हम एक एक क्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ बेटर, यहाँ पे ये पुअर है, ये बेटर है, यहाँ पे ये बेटर है, ये पुअर है। और इसको अगर मैं बाय द 4 कर देता हूँ, तो ये बेटर है और ये पुअर है। तो क्लास वाइज तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करना चाह रहे, हो सकती है, बट अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन करूं तो it is not possible through the classification. So we require a method which represent total data into a single unit. तो मुझे ऐसा कोई मैकेनिज्म चाहिए जिससे पूरे डेटा को मैं केवल एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो फॉर दैट द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टेक प्लेस। उसके लिए सेंट्रल टेंडेंसी बनाया गया। इन सेंट्रल टेंडेंसी अ सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट द होल डेटा। अगर आप देखें, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि मेरे पास स्टूडेंट हैं, एक के मार्क्स 12 है, 15 है, 20 है, 25 है, 35 है, आउट ऑफ 50 40 है, 10 है, 11 है। दूसरा स्टडी सेंटर है, उसके कुछ और मार्क्स हैं। तो पूरा डेटा ना मैं याद रख के अगर मैं इसका एवरेज निकाल लूं दोनों डेटा का, तो मैं बता सकता हूं कि ये वाला डेटा ये परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा अच्छी है इन कंपैरेटिव टू दिस। तो इट मींस दैट अगर हमें पूरे डेटा को केवल एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना हो, देन वी यूज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी
का यूज क्या है कि इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली और डेटा को याद रख सकते हैं, यानी हम पूरे डेटा का स्टडी ना करके केवल एक ही सिंगल यूनिट की स्टडी कर ले तो वो भी सफिशिएंट होगी। तो अब इसके ये तो हुआ क्यों हम कर रहे हैं। अब कौन कौन से मेथड हैं इसके, तो देयर आर द 5 मेथड्स आर देयर। फर्स्ट इज द अरिथमेटिक मीन, सेकंड वाज द मीडियन, थर्ड वाज द मोड, फोर्थ इज ज्योमेट्रिक मीन एंड फिफ्थ इज द हार्मोनिक मीन। तो हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे और मेन क्वेश्चन रहता है कि किसी डेटा के लिए हम कौन सा मेथड यूज करें, क्योंकि सेम चीज सेम रिप्रेजेंटेशन या सेम थिंग्स के लिए हम 5 मेथड यूज कर रहे हैं, तो विच वन इज द बेस्ट, कौन सा सबसे अच्छा है या कौन सा मेथड किस सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे। देखो आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा, सब चीजें पढ़ी हुई हैं आपकी, पर मेरा मोटो यहाँ पे ये है कि आपको ये बताना कि किस सिचुएशन में आप अरिथमेटिक मीन अच्छे रिजल्ट देगा, किस सिचुएशन मीडियन रिजल्ट अच्छे देगा, किस सिचुएशन मोड एंड ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन। तो आपको ये ज्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी कंपनी में कहीं कहीं भी इसको यूज करेंगे तो जनरली कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन तो सब हमारा कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर हमें दे रहे हैं। पर आपको ये ज्यादा जानना जरूरी है कि इस इनमें से मुझे किसको अप्लाई करना है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर ये नहीं बताएगा आपको कि इसमें से कौन सा किस सिचुएशन में आपको कौन सा यूज करना है। ओके, तो हम इस पे फोकस ज्यादा करेंगे, फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात करूं तो मैं सिंपल क्वेश्चन जनरली हमारे एग्जाम में नहीं आता कि आपको एक डेटा दे दिया, कहा कि भाई इसका मीन निकालो, तो ऐसा क्वेश्चन हम नहीं देते, क्योंकि उसमें क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, अगर आप इंडक्शन में होंगे तो फॉर्मूला बुकलेट आपको प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम में, तो फॉर्मूले आप वहां से देख सकते हैं। तो पर आपको सिचुएशन, तो जब ये डिसाइड हुआ हमारे एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग में कि फॉर्मूला देंगे, तब ये भी डिसाइड हुआ कि आप फिर उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप कोई सिंपल नहीं पूछेंगे बेटा डेटा दे दे मीन निकालो, तो मीन का फॉर्मूला तो उसके पास है, तो सिंपल कैलकुलेशन नहीं कराएंगे। आप डेटा दोगे तो वहां पे यूज करोगे फाइंड आउट द एवरेज सुटेबल एवरेज ऑफ दिस डेटा। तो सुटेबल का वर्ड आते ही आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको कोई एक करना होगा कि भाई इस डेटा के लिए मैं मोड लगाऊं, मीडियन लगाऊं या समथिंग। ओके, तो चलिए फिर थोड़ा डिस्कशन तो हो गया, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कर रहे हैं। एक तो ये सिंगल रिप्रेजेंटेटिव देता है, दूसरा ये कंपैरिजन की फैसिलिटी देता है। आपसे पढ़ लीजिएगा, केवल लैंग्वेज में लिखा है। यस, तो अब सेकंड है कि भाई 5 मेथड्स हैं, उनकी कंपैरिजन भी करनी है, तो हम किसको गुड कहेंगे। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज दी गई, तो उन प्रॉपर्टीज या उन पैरामीटर्स पे हम इनको जज करेंगे कि हमारा मेथड ये अच्छा है। तो कोई भी आप मान लो, कोई भी आप मेथड डेवलप करते हो, तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन जनरली आप चाहोगे, तो यही मान लो मैं कोई मेथड पढ़ रहा हूँ तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि वो मेरे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो यहाँ पे भी इसी तरह की प्रॉपर्टी बनाई है कि इजी टू कैलकुलेट हो, तभी तो मैं यूज कर पाऊंगा। इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा तो मैं उसको जब समझ ही नहीं पाऊंगा तो कैसे यूज करूंगा। तो फॉर दैट सबसे पहले जो प्रॉपर्टी बनी, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि जो भी मेथड है मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी का, वो क्या होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए अंडरस्टैंड के लिए। दूसरा है इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए। इट शुड बी रीजली डिफाइंड, यानी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो कि मीन है तो मीन क्या है, कैसे है। मोड है तो क्लियर मोड, हम चाहे मैं निकालू डेटा से या चाहे आप निकाले वो सेम आए। इट शुड बी लाइबल फॉर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, कि उसमें एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन हम कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफर, अगर मैं कहूँ तो थोड़ा इस सेंस में है कि बाय द वे आपको अगर अलग अलग ग्रुप का मीन पता है तो क्या मैं कंबाइंड मीन निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे 2 स्टडी सेंटर्स हैं दिल्ली में, तो एक का मुझे मीन पता है कि वो 20 है, दूसरे का मीन पता है 40 है, तो क्या मैं कंबाइंड पूरी दिल्ली का एवरेज निकाल सकता हूँ। तो यस, तो मेथड ऐसा होना चाहिए, अगर ग्रुप्स की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो वी कैन कंबाइन दीज इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट द ग्रैंड एवरेज। ओके, नेक्स्ट है इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, कि जो भी मेथड आप बना रहे हैं या मेजर सेंट्रल टेंडेंसी शुड बी सच दैट इट will be least, it shall be least affected by sampling fluctuation. Sampling fluctuation means कि if we change the data
इफ वी चेंज द ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए सैंपल वर्ड आप शायद जानते ही हैं कि अगर हम एक बड़े पॉपुलेशन से, बड़े ग्रुप से अगर कोई कुछ यूनिट्स निकाल लेती हैं तो देन इट इज कॉल्ड द सैंपल। जो हम लोग अपने डेली लाइफ में भी सैंपल यूज करते हैं। मान लीजिए हम कोई मार्केट में कोई परचेज करने के लिए जा रहे हैं, गेंस भी परचेज करने जा रहे हैं या वीट परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? तो आप एक मुट्ठी भर गेहूं निकाला और देख लिया कि भाई इसका इसकी क्वालिटी अच्छी है, राइस निकाला उसकी क्वालिटी अच्छी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू टेक द डिसीजन दैट यू हैव टू परचेज और नॉट। तो दिस इज अ सैंपल। तो सैंपल फ्लक्चुएशन से जो हमारा मेथड है उसमें, मतलब जो हमारा रिजल्ट है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। मान लीजिए इनकम का, मान लिया हम सर्वे करने चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, तो मैंने 10% सेलेक्ट करे सैंपल के, सैंपल में 10 आपने किए, 10 किसी और ने किए, तो तीनों का आंसर लगभग सेम होना चाहिए। तो ऐसा मेथड होना चाहिए कि जिससे आंसर सेम आए, मोस्ट अप्रोक्सीमेटली। तो इट इज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। जो भी मेथड है वो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द contribution of all the units, yeah, all the observation should be in the method. Okay, it should be possible to calculate even for open end class interval। क्या open end class interval राजेश जी ने बताया आपको? नहीं Yes, सर, ओपन क्लास तो नहीं कराया अभी। ओपन एंड नहीं बताया आपको, चलिए मैं बता देता हूँ ओपन एंड क्या है। अपर एंड लोअर बताया था कि क्या मतलब बताया जो था? लोवेस्ट और जो अपर होते हैं ना, जो लोवेस्ट होते हैं और जो हाईएस्ट होते हैं यस, वो। ठीक है। तो देखिए कभी कभी डेटा हमारा इस तरह का होता है कि हमें कुछ क्लासेस को क्लब करना होता है। जैसे मैं कहूँ, मैंने क्लास बनाया 0 से 100, 100 से मान लेते हैं क्या मैं लेता हूँ 0 से 1000, ओके, 1000 से 2000। मैंने मतलब इनकम का ग्रुप बनाया मैंने, ये है ना। तो इनकम का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं 0 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, और ऐसे ही बनाते चले गए। फिर हमने ले लिया 1 लाख से 2 लाख, जो भी लेना है, 1 लाख से 1 लाख 10,000 ऐसे ले सकते हैं, और फिर ऐसे और भी बन सकते हैं। पर हमने जब इसको करके देखा तो देखा कि हाँ फ्रीक्वेंसी 0, इसमें फ्रीक्वेंसी 0, इसमें 1, यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 आई, फिर फ्रीक्वेंसी ठीक आ रही है, मतलब 20, फिर 50 आ रही है, और लास्ट में गए तो वहां भी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो रही है, 0, 1 समथिंग आ रही है। ओके, तो फिर ये लगता है कि इन क्लासेस का यूज ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं, इसको हम क्लब कर सकते हैं, और ऊपर भी नीचे भी। तो हम इसको ऐसे लिख के, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलो 10,000, और ऐसे लिख सकते हैं अबव 1 लाख। तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी 1 लाख से जो क्लासेस उनकी बहुत कम है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम ये दिस आर कॉल्ड द ओपन एंड। तो यहाँ पे इसका लोअर नहीं पता हमें, अगर डेटा में ऐसे दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे 10,000 से 10,000, 11,000 इस तरह से डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओपन हो गया। ये हमें नहीं पता कि इसका जो लोअर लिमिट है, अगर आपको केवल यही दिया हुआ है, इसकी लोअर लिमिट कितना है, बिलो 10,000 से नीचे कहाँ पे तक है, क्या ये 9,000 तक है, क्या ये 8,000 तक है, क्या पता ये 0 से है। ऐसे अबव, अबव की अपर एंड हो गया, ये अपर एंड हमें नहीं पता इसमें कि वो 1 लाख से 1 लाख 10,000 है, 2 लाख है, 5 लाख है, 1 करोड़ है, पता नहीं। तो दीज आर कॉल्ड द ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। तो ये कह रहा है कि जो भी मेथड बनाए हैं आप, जो मेथड है वो ऐसा होना चाहिए कि वी कैन आल्सो फाइंड आउट द मीन, और जो भी मेथड है मीन, मीडियन, मोड इन दीज ओपन एंड ग्रुप्स, इनके लिए भी हम निकाल सकते हैं। So, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए कभी कभी आती है प्रॉपर्टी लिखने के लिए, जरूरी नहीं है हर बार ही है, पर अब मैं, अगर आपने इनको अच्छी तरह से सीख लिया तो आप किसी भी मेथड, जो हमने मेथड 5 मेथड पढ़ेंगे, तो आप उनकी प्रॉपर्टी अपने आप लिख सकते हैं। इट शुड बी पॉसिबल टू कैलकुलेट ओपन एंड हो गया, इट शुड बी नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्मॉल और एक्सट्रीम लार्ज ऑब्जर्वेशन, कि जो मेथड है वो एक्सट्रीम स्मॉल और एक्सट्रीम लार्ज से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, जनरली वहां पे मान लीजिए वेजर लो लो इनकम वाले वेज पर्सन है जिनकी वेज बहुत कम है, और एक उसके का मैनेजर है, तो मुझे उस पूरी फैक्ट्री या पूरी कंपनी की मुझे एवरेज सेल निकालनी थी, एवरेज वेज निकालनी थी। तो जो हमारा मैनेजर है उसकी मान लेते हैं उसकी इनकम है 2 लाख पर मंथ, और जो वर्कर्स हैं उनकी किसी की 500 है और किसी की मान लेते हैं 700 है, ठीक है, 500 700 600, ओके, 300 भी ले सकते हैं, 400। तो अगर मैं इसका यहाँ पे मीन निकालता हूँ, तो मीन तो आप जानते हैं कि क्या करें, सबको ऐड कर लें और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना हो जाएगा अगर मैं ऐड करके देखूं, अब कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, और भी ले सकते हैं, 310 बना लेते हैं जिससे इजी रहे, 400 और 500, ओके। तो नीचे कर देते हैं 10 और इसको ऐड करें तो 5 7 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 3 29 और 4 33 और 36, 36 और 4 36 और 4 40 45। तो ये हो गया 2 या अगर 2 लाख एंड डिवाइड बाय 10, तो एवरेज इनकम आ गई 20,045। तो जनरली क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनकी एवरेज इनकम लगभग 500 के आसपास है, पर इस आउटलायर की वजह से इनकी जो एवरेज इनकम है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस सिचुएशन में वी कैन नॉट यूज द मीन। तो ऐसे ही हमें हर जो मेथड है हमारा उसको जज करना है कि क्या वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड है या नहीं। ओके, चलिए तो अब लिखते हैं आगे। तो these are the properties for a good estimator, sorry, good method, good average। तो कुछ पूछना है इसमें आपने? हाँ सर। देखिए मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगी, मैं तो बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, तो प्लीज राजेश जी थोड़ा स्पीडली चलते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे ही करेंगे। चलो अब आता है डिफरेंट मेथड। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, सेंट्रल टेंडेंसी और पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू जनरली the value which divide the total data into different parts। तो पहले पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जनरली सिंपल आप इसे मीन कहते हैं। तो मीन की डेफिनेशन क्या है, मीन में क्या करते हैं हम लोग, वी सम या वी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम करेंगे एंड देन डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी आपके पास जितने भी यूनिट्स का आपने सम किया है उतनी ही यूनिट से आपको इसको डिवाइड करना है। अब आप राजेश जी ने और ही बताया होगा आपको कि हमारा डेटा 3 तरह का डेटा हम डील करेंगे, बता सकता है कौन कौन सा डेटा? सर क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, रेगुलेशन और सेलेक्शन। नहीं वो तो हो गया, डेटा हमारा 3 तरह का होगा, वो तो आपने दूसरा कुछ बता दिया है। एक आपने बनाया था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक बनाया था आपने कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और एक था रॉ डेटा। तो आपको है ना, तो थ्री टाइप्स का आप डेटा से डील करेंगे, रॉ डेटा, और दूसरा हमारा हो गया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड। मैं कहूँ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। ओके, तो अगर अनग्रुप्ड डेटा है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब रॉ डेटा के लिए बनाए हुए हैं कि जैसा भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसी पे ही वो उसका मीन निकाल देगा। कभी कभी हम उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसकी क्लासेस बना लेते हैं, जैसे डिस्क्रीट बनाया मैंने, कंटेंट बनाया था 0 से 10, 10 से 20, so that we can get more information about the data without calculating the central tendency or plotting something। तो for that हम उसको ग्रुप कर लेते हैं। पर हो सकता है कि जो आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है वैसे तो आप हमेशा रॉ डेटा से ही डील करेंगे, जब भी आप कभी भी अपने यहाँ पे भी कोई यूज करते हैं तो रॉ डेटा से डील करेंगे, तो आप सॉफ्टवेयर का यूज करके बहुत इजीली निकाल सकते हैं।
पर अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो वहां पे सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो ग्रुप के लिए नहीं बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर ओनली रॉ डेटा के लिए बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे तीनों मेथड सीखेंगे। अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा है तो आप कैसे मीन फाइंड आउट करेंगे, अगर आपके पास रॉ डेटा है तो आप कैसे मीन फाइंड आउट करेंगे, और कैसे, और कंटिन्यूअस है तो आप कैसे मीन, यानी तीनों जितने भी मेथड हैं हम तीनों डेटा के लिए पढ़ेंगे कि हर किसी सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे। तो फोर्थ, अनग्रुप डेटा, जो भी डेफिनेशन दी जाती है किसी भी मेथड की वो हमारी दी जाती है रॉ डेटा के बेस पे। तो रॉ डेटा में क्या करना है, सबको ऐड करो आप और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इफ x1 x2 xn आर द ऑब्जर्वेशन, देन n ऑब्जर्वेशन है तो वी हैव टू डिवाइड बाय n, और क्योंकि सम की फॉर्म है तो हम इसको समेशन में भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 to n xi, ठीक है। तो दिस इज द रॉ डेटा। अगर डेटा हमारा ग्रुप्ड हो, और ग्रुप भी किस तरह से है, ये x है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है कि 0 1 2, सिंपल सा ले लेते हैं 3 4, और दिस वन इज फ्रीक्वेंसी 2 5, सपोज 7 3 1। तो कौन सा डेटा है ये बता सकते हैं? अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड। और कोई? कंटिन्यूअस डेटा। यस, और कोई? सर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा, ओके। तो तीन तरह का डेटा है हमारे पास, तीन आंसर आए हैं। एक ने कहा रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, एक ने कहा है कॉन्टिन्यूअस, और एक ने कहा है डिस्क्रीट। तो फोर्थ पे सर रॉ बताएं। डेटा होगा। रॉ डेटा। सर इंटरवल। इंटरवल और कंटिन्यूअस बात एक ही है। और कोई? 5 आंसर हैं तो अभी दो के आंसर रॉ डेटा के हैं और दो के कॉन्टिन्यूअस। चलिए तो मैं थोड़ा और बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, रॉ डेटा कहें या अनग्रुप डेटा कहें, दोनों की बात एक ही है। अनग्रुप डेटा में सिंपल डेटा होता है कि 0 1 2 1 0, जो एक्चुअल में कैलकुलेट हो, कह रहा है वहां फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं कर रखी है, सिंपल जो रिपीट। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट है, इसका मतलब ग्रुप में चला गया, ठीक है, ग्रुप डेटा हो गया। अब ग्रुप डेटा टू टाइप्स का होता है, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में है कि सिंबल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू सिंगल सिंगल वेरिएबल वैल्यू होगी, तो इट इज डिस्क्रीट। अगर हम इट इज, यस इट इज डिस्क्रीट। और अगर हम ऐसे रख दें 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कॉन्टिन्यूअस, राजेश ने बताया होगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कौन सा होता है, बताया है क्या? यस, बताया है, किस बारे में बात हुई है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल? हाँ जी सर, बात हुई। सर फॉर एग्जांपल सैलरी, जो इसका किस तरह का डेटा है सैलरी का, कॉन्टिन्यूअस के सर डिस्क्रीट? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। तो कोई बता सकता है सर हाइट डेफिनेशन क्या है, बताया? वेट है। हाँ, गुड, मतलब अच्छा। फॉर एग्जांपल कि जो चीज एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं ले सकता, इट कैन वेरी फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इनडेफिनिट वैल्यूज लेगा, तो दैट इज कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे तो 0 ले रहा है सीधा, तो इट इज डिस्क्रीट। और यहाँ 0 से लेके 10 और कोई भी वैल्यू ले सकता है वेरिएबल की, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तब अगर इंटरवल होंगे तो कॉन्टिन्यूअस होगा, बिना इंटरवल के होंगे तो हमारा डिस्क्रीट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ग्रुप होगा, तो ग्रुप में दो केस बन गए। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, सिंपल आपको दिया है, तो वो रॉ डेटा होगा। इट इज क्लियर? यस। चलो, क्योंकि इसकी यस मुझे सर। बार बार जरूरत पड़ेगी, और जब तक आपको डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस नहीं पता होगा तो फिर कैसे यूज होगा। चलो फिर आगे लेते हैं। तो फिर डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस के लिए अगर ये एक्चुअली ये आपको डाउट इस वजह से हुआ क्योंकि ऊपर अनग्रुप डेटा लिखा हुआ था, है ना, इसलिए आपको डाउट हो गया कि भाई अनग्रुप ही होगा। पर यहाँ मिस्टेक हो रखी है। चलो, तो अगर आपके पास डेटा हमारा सिंपल है, क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सबको ऐड करो। पर अगर आपको ग्रुप डेटा है तो फिर डिस्क्रीट है, तो आप मीन कैसे निकालेंगे? चलिए, तो मैंने रेज कर दिया, दोबारा देखते हैं। सिंपल से एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। मान लीजिए 0 है, या 0 तो चलो 0 ले लेते हैं, 1 और 2 सिंपल ले लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 2 अगेन।
तो इसका मीनिंग क्या है? अगर इसमें रॉ डेटा में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, बताइए। सर इसका मतलब कि 0 2 बार ओपन हो रहा है और 1 3 बार और 2 2 बार। ठीक है, अब इसका मीन निकाल, अब तो रॉ डेटा में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मीन क्या होगा? सबका सम अपॉन 1 2 3 ठीक है, सबका सम कर देते हैं अपॉन 7। 7। चलो ठीक, गुड। अब क्या हमने ये बचपन में पढ़ाते थे कि भाई कोई चीज रिपीट हो रही हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, है ना? पढ़ाया आप लोगों ने जब छोटी क्लास में थे हम, कि 0 2 बार Yes, आ रहा sir. है तो 0 into 2 कर दें, क्योंकि बार बार ऐड करने से अच्छा है कि मल्टीप्लाई कर दें उसकी। 1 कितनी बार आ रहा है? 2 times 2 कितनी बार है? 2 2 टाइम्स, times. है ना? 2 टाइम्स ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हाँ तो जी। बहुत छोटा एग्जाम्पल है। अगर बाय द वे 2 2 2 15 बार होता तो आपको 2 2 15 बार ऐड करने से अच्छा है कि 2 into 15 कर लेते। ठीक है, तो इस फार्मूले को, तो ये क्या है अगर मैं अब देखूं तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, इट इज फ्रीक्वेंसी और इट इज फ्रीक्वेंसी। तो इट मींस क्या कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मैंने फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लिया कि मैं जो मेरा वेरिएबल की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करूंगा फ्रीक्वेंसी से, एंड देन डिवाइड बाय द टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा फॉर्मूला बन गया वो बन गया F1, अगर फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट कर रहे हैं, F1 x1 प्लस F2 x2। तो नाउ द फॉर्मूला कन्वर्ट if the frequency are given as Fi xi summation upon Fi सम ऑफ Fi को हम कभी कभी कैपिटल N भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है? हाँ जी। Yes, sir. शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। चलो, कैलकुलेट द मीन हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय 5। तो डेटा कैसा है पहले ये बताओ, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस या रॉ डेटा? Raw data है. रॉ डेटा। रॉ डेटा है। चलो, डेटा तो पहचान करना आ गया शायद। चलो, शॉर्टकट बात करेंगे। ये डेटा कौन सा है? रॉ डेटा नहीं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट है, Discrete data. Discrete. Discrete. है ना? तो डिस्क्रीट का फॉर्मूले में हमें भाई मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो जितनी बार आ रहा है, तो यानी f की मल्टीप्लाई x से कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, आंसर आएगा। चलो, ये डेटा कौन सा है? ये डेटा बताओ। डिस्क्रीट है। चलो, वेरी गुड। अब ये आता है, ये कैसा डेटा है? कंटिन्यूअस है। Continuous. तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या Continuous, करना है? यस, गुड, वेरी गुड। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करना है? डिस्क्रीट के लिए आपने सीख लिया कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना है, रॉ डेटा के लिए आपको सिंपल ऐड करना है, डिवाइड बाय द नंबर ऑब्जर्वेशन। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करना है? कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें क्या, एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू। हमें फ्रीक्वेंसी, अब अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो आप ये नहीं पता आपको एक 3 0 से लेके 10 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू रही होगी? नहीं बता सकते, है ना? हो सकता है कि 1 ही शायद 3 बार आ गया हो तो यहाँ पे 3 काउंट हो गया हो, या 1 2 3 आया हो तब 3 आया हो, पर हम लोग इससे आइडिया नहीं लगा पा रहे कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो अब क्या करें, उसके लिए हम मानते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ये इसकी मिड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है। यानी मिड वैल्यू क्या होगी? अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी एवरेज। यानी ये क्या होगा? 5। ये जो फ्रीक्वेंसी है 5 की होगी, और ये फ्रीक्वेंसी 15 की होगी। ये फ्रीक्वेंसी हमारी 25, ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता थी वेरिएबल की, और मीन का फार्मूला है, कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यू तो चाहिए भाई तुम्हें, तो इसलिए हमने इसको एज्यूम मान लिया कि जो ये वैल्यू है ये सेंटर में लाई करेगी इस इंटरवल के। तो इसका मतलब क्या हो, पहले सेंटर वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसे हम मिड वैल्यू बोल रहे हैं, तो मिड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये मिड वैल्यू हो गई x की, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर मैं अब इसे तो भूल जाऊं तो ये डेटा किस तरह का लग रहा है? कौन से तरह का डेटा है भाई? डिस्क्रीट है, तो बस डिस्क्रीट वाला फार्मूला लगाना है आपने। तो डिस्क्रीट वाला फार्मूला लगा के आंसर, तो बस एक स्टेप बढ़ गया कि आपको इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। ओके, फार्मूला में चेंज नहीं हुआ। चलो, गुड। तो इसका आप खुद कर लेंगे। अब आता है
प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक। तो अभी तक तो ये बच्चों वाला था, मतलब ये एग्जाम में कहीं नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, कि भाई अर्थमेटिक मीन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी तो मैं बताऊंगा, दूसरी तरह की प्रॉपर्टी जो अभी हम डिस्कस करी थी कि वो इजी टू अंडरस्टैंड है। चलो पहले इस पे बात करते हैं। तो हम जज कर रहे हैं अब ये कि हमारे इसके जो मेथड है ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को पजेसेस करता है। तो चलिए बताइए आप। पहली प्रॉपर्टी थी इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्या ये सिंपल है समझने के लिए? Yes, sir. चलो। इट इज इजी टू कैलकुलेट। Yes. हम्म। Yes. इट शुड बी क्लियर डिफाइंड। Yes, sir. यस। इट शुड बी, इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। Yes. Yes. सभी पे है भाई, x1 भी। देखिए जब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम जो बेसिक डेफिनेशन है रॉ डेटा वाली उससे बात करेंगे, हम बाकी चीजों पे बात नहीं करेंगे। हम उस पे बात करेंगे जो हमारे रॉ डेटा वाली डेफिनेशन थी, यानी शुरू वाली जो डेफिनेशन हम दी। तो उसमें लिखा था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यस सभी पे डिपेंड कर रहा है, और जो मेथड सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा तो वो लीस्ट अफेक्टेड होगा फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल से। तो उसमें फ्लक्चुएशन कम आएगी क्योंकि वो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। और दूसरा उसमें ये प्रॉपर्टी भी होगी कि अगर हमें अलग अलग ग्रुप के मीन पता है तो हम कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो। जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है उसमें ये प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। अब ओपन एंड के लिए क्या ये हम निकाल सकते हैं? चलो देखते हैं भाई। यहाँ लिखा है बिलो 10 और यहाँ लिखा है अबाउ 60 या अबाउ 50। अब हमें निकालना है मिड पॉइंट क्योंकि इंटरवल हो गया है। तो 10 से 20 मिड पॉइंट बताओ, पहले वाले का मिड पॉइंट कितना होगा? फाइव सर। जीरो से स्टार्ट। नॉट पॉसिबल है ना। इसका तो पता है हमें, इसका तो 15 हो जाएगा, पर ऊपर वाले का नहीं पता चल रहा है, नीचे वाले का नहीं पता चल रहा है। और जब तक मिड पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो इट मींस इट इज नॉट वर्क इन ओपन एंड क्लास इंटरवल, ठीक है। पर बट इन्होंने क्या किया, इसका भी एक सब्स्टिट्यूट बना दिया। सब्स्टिट्यूट क्या बनाया कि बाय द वे अगर ऐसा डेटा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। डेफिनेशन नहीं कह रही आपको ऐसा करें, पर आप ऐसा कर सकते हैं। जो नियरेस्ट क्लास है उसका जो इंटरवल है वही ऊपर आप मान सकते हैं। तो नीचे वाली क्लास का इंटरवल कितना है? 0 से लेकर 10। विड्थ कितनी है इसकी? 10 की है। तो आप इसे 0 से लेकर 10 मान सकते हैं। अगर ये मेरा 40 से 50 है तो विथ कितनी हुई? 50 10 की हुई, तो इसे मैं 50 to 60 मान सकता हूं और तब मैं वेट वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। ये एडजस्टमेंट बनाया हमने, ऐसा कर सकते हैं। पर वैसे ये प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं। आपने ये तो देख ही लिया था, इट शुड बी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। ये तो बहुत अफेक्टेड हो रहा है। एक ही मैनेजर की सैलरी आते ही सारे वर्कर की सैलरी को बढ़ा दिया उसने, है ना। तो ये इसकी मेरिट और डिमेरिट हो गई। तो मेन जो डिमेरिट है वो ये एवरेज की जो, अगर मेन की जो मेन हम डिमेरिट की बात करते हैं तो वो है ये कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, फोर्ड बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। ओके, तो जब भी आपके डेटा में आउटलायर्स होंगे तब आप इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पता चल गया मेन को कहाँ यूज करना है। जब आउटलायर्स नहीं होंगे तो आप उस डेटा के लिए मेन यूज कर सकते हैं। अगर आउटलायर्स हैं तो वी गो फॉर द अदर मेथड्स। चलिए अब कौन सा मेथड लगेंगे वो भी अच्छा ऐसा धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो हम अब दूसरे तरह की कुछ प्रॉपर्टीज भी इसमें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पिछली बार भी आए हैं। पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। सम ऑफ, देखिए लैंग्वेज को धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ डेविएशन मतलब डेविएशन निकालें किससे? तो डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालना है। किससे निकालना है? देयर मीन। अगर हम हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालने के मीन से कितना दूर जा रहा है ये, और फिर उनका सम अप कर दें तो वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं मेरे पास डेटा है 30, इसका मीन बता सकते हैं कितना होगा? 20। अगर मैं डेविएशन ले लूं मतलब डिफरेंस ले लूं मीन के साथ, तो 10 - 20, 20 - 20
और 30 माइनस 20 और तो कितना आ गया -10, 0 और 10, और इसका सम अप करूं तो वो हमेशा 0 होगा। ये प्रॉपर्टी है मीन की। ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं, सम किसमें से, x माइनस मीन, x हर वैल्यू में से मीन लेस करें फिर उसका सम करें तो वो 0 होगा। तो आप इतना भी याद रखना है, डेरिवेशन चाहें तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत तो है नहीं डेरिवेशन में। समेशन को अंदर ले जाएंगे, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो समेशन को अंदर ले जाके यहाँ पे आई नहीं है तो समेशन की वैल्यू आ जाती है, तो n इंटू एक्स बार, और इसकी वैल्यू को हम रख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक्स बार की वैल्यू कितनी होती है, समेशन एक्स आई ओवर एन। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़े तो कितनी हो जाएगी, n इंटू एक्स बार, तो इसकी रिप्लेस कर दिया n इंटू एक्स बार, तो या एक्स बार की वैल्यू पुटअप करी तो दोनों n से n कटा, दिस इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसे, पर डेटा से आप याद रखो कि अगर हम हर वैल्यू से मीन लेस करते हैं तो वो, तो एक बार राजेश जी ने ही क्वेश्चन बनाया था इसका, मुझे याद है, उन्होंने एक डेटा दे दिया, ऐसे कोई डेटा, और ये दे दिया x माइनस ए इज इक्वल टू 0, पूछा a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है मीन की कि भाई जब ही ये चीज जब तब 0 होती है जब a मीन हो, तो उसने क्या, तो वी हैव टू, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट a एज, तो लिखेंगे हम दिस विल बी 0 व्हेन a शुड बी मीन, और जो डेटा दिया था उसका मीन निकाल देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ स्क्वायर, फिर देखिए सम बनाते हैं, सम किसका सम, स्क्वायर्स का। चलो जी, स्क्वायर्स का सम, कौन से स्क्वायर्स का, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस टेकन फ्रॉम मीन, कि यानी हर ऑब्जर्वेशन से अगर हम मीन करें, मीन लेस करें, अब इस बार उसका स्क्वायर कर दें, इस बार उसका स्क्वायर कर दें तब हम सम करें तो वो मिनिमम होगा। चाहे अगर x को आप कोई भी नंबर रख लें वो हमेशा ज्यादा ही होगा, इस वैल्यू, इसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी अगर हम x को किसी भी और नंबर से रिप्लेस कर दें, तो ये मिनिमम तभी होगा जब यहाँ पे मीन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं भाई, तो मीन रख के तो पहले इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया इसका स्क्वायर, 100, ये 0 और ये 100, सम करोगे तो कितना आ गया 200, तो यानी मीन रख के तो 200 सम आया है। अब बोलो मैं क्या रखूं मीन की जगह, बताओ कहाँ रखें, यहाँ रख लेते हैं, बोलो मीन की जगह क्या रखूं, मीडियन। मीडियन तो पता नहीं, इसका डेटा का मीडियन तो सेम ही है, मीडियन भी 20 आएगा। 15 ले लेते हैं सर। 15 ले लेते हैं, फर्स्ट कितना आया, -5 -5 का स्क्वायर भी कर देते हैं, 25, 25, इसमें ये भी 25 आएगा, ये नीचे 225 आएगा। हो गया ज्यादा। यस सर। ठीक है, तो यानी मीन के अलावा चाहे आप कोई भी नंबर रख लें वो हमेशा ज्यादा ही होगा स्क्वायर का सम। थर्ड प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है हमारे लिए, तो इसको ध्यान से समझेंगे फर्स्ट टाइम पे ही, आगे फिर ऐसा यूज कर लेंगे। यस, कोई पूछ रहा है कुछ, नहीं, चल, तो क्या है, ये कहना चाह रहा है कि मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी अगर हम डेटा को थोड़ा मॉडिफाइड कर लें, हर ऑब्जर्वेशन से कुछ लेस कर दें, तो क्या मीन सेम रहेगा या बदल जाएगा। इट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन चेंज कर रहे हैं यानी हर वैल्यू को हम और उसका ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं, या तो माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं। सेकंड क्या है, स्केल, हर ऑब्जर्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मीन कितना होगा, क्या वो सेम रहेगा या वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होगा तो कितना चेंज होगा। तो दिस इज द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी। तो हर जनरली जो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है हम वहां पे चेक करेंगे कि क्या ये ओरिजिन, क्योंकि वहां थोड़ा सा कभी कभी कैलकुलेशन, थोड़ा डेटा थोड़ा बड़ा होने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए वी यूज दिस प्रॉपर्टी चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल। तो पहले तो देख रहे हैं कि क्या ये उस पर कुछ इम्पैक्ट आएगा, क्या मीन बदल जाएगा। चलो देखते हैं, तो डेटा ये रखते हैं अपना 10, 20, 30।
तो डेटा को हमने सोचा ये तो दोनों सब 10 के मल्टीपल आ रहा है, क्यों ना 10 से डिवाइड कर दें। तो हर ऑब्जर्वेशन को उनको 10 से डिवाइड कर दिया। तो डेटा क्या बन गया मेरा 1 2 3। इसका मीन कितना होगा? 2 सर। 2 होगा। तो पहले मीन कितना आ रहा था 20 और अब कितना आ रहा है 2। यानी अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो मेरा मीन बदल जाएगा। यस बदल जाएगा। और कितना बदला? सेम टाइम सेम। यानी अगर मैंने ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड करा तो मेरा मीन भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेशन करते टाइम हम इसको कर सकते हैं, पर हमें जब फाइनल मीन निकालेंगे तो सेम उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर एक्चुअल डेटा का चाहिए मीन। तो आपने मान लो पहले डेटा को थोड़ा मैनिपुलेट कर लिया, भाई 10 से डिवाइड होता है, मैंने उसको डिवाइड करके मीन निकाले तो 20 आ गया, तो 2 आ गया। तो मुझे अब फाइनल डेटा का निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो, यानी अगर आपने डिवाइड किया है तो फाइनल निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ लेस करके। मैंने क्या करा, 20 था, मैंने हर ऑब्जर्वेशन से कितना लेस करूं? 5 लेस कर देते हैं। तो 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये 25 हो गया। तो मीन कितना हो गया? 15। तो मीन भी चेंज हो गया देखो। यानी अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो मीन बदल जा रहा है। और कितना बदला? जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो यानी हम ये जो है ओरिजिन और स्केल के चेंज करने से हमारा मीन भी चेंज हो जाएगा, पर हम उसको ओरिजिन में ला सकते हैं सेम चीज को ऐड करके और मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि अगर हमें ओरिजिनल डेटा का मीन चाहिए तो जो चीज हमने लेस करी थी उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, और जिस चीज से डिवाइड करी थी हमें उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये मेरा नया डेटा का मीन है। तो पहले नए डेटा का मीन निकाल लें आप। जिस चीज से आपने डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो चीज आपने सब्ट्रैक्ट करी थी उसको आप प्लस कर दीजिए। जनरली दिस इज कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड जनरली हमारा यूज होता है, जनरली जब रॉ डेटा दिया होता तब तो हम इसे यूज नहीं करते, पर जब हम क्लास इंटरवल अब जब आपने देखे थे यहाँ पे तो हमने मिड पॉइंट दिया था। तो मिड पॉइंट लेके हमें एक डेटा में पैटर्न देखना शुरू हो गया था। तो पैटर्न दिखने की वजह से हम उसमें अपनी ये प्रॉपर्टी यूज करके डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ 5 आया था मिड पॉइंट, ये 15 आया था और ये 25। तो हमें लगा कि यार क्यों ना हम इसका डेटा को अगर हम 15 लेस कर दें या 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ी इजी हो जाएगी। तो हमने इसका ओरिजिन चेंज करके इसको यू में कन्वर्ट कर लिया, और यू में कन्वर्ट करा x माइनस ए कुछ लेस करना चाहते हैं हर डेटा से, 15 लेस कर दें, सेंटर में ले जाएं इसको, तो 15 लेस कर दिया और डिवाइड कर दिया। अगर हम 15 लेस करते हैं इसमें से तो कितना आता है 5 माइनस 15 माइनस 10 आएगा 0, फिर यहाँ 10 और 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जो जनरली जो डिफरेंस होता है इनमें उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करने से हर ऑब्जर्वेशन में हमारा डेटा हो गया यहाँ पे -1, सेकेंड हो गया 0 और 1, यानी ये रह गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी कुछ ना कुछ रही होगी, तो 2 5 अगर 2 फ्रीक्वेंसी है तो हम इसका मीन निकाल सकते हैं इजीली। तो दिस इंटू दिस माइनस के 2 0 और 2, तो ये हो गया हमारा 0। तो मीन तो इसका 0 आ गया। पर अभी ये ओरिजिनल डेटा का नहीं है, ये तो हमारा जो हमने मॉडिफाइड किया था उसका मीन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये ऐड करना पड़ेगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। तो दिस इज शॉर्टकट मेथड। आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड बता भी रखा हो, जो मैंने छुटवा दिया था, ये है देखिए। तो इन्होंने इसमें यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा था, इन्होंने इसको 50 लेस कर दिया इसमें से कि डेटा मेरा थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 50 लेस करा तो मीन मेरा आ गया। तो ओरिजिनल मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ए ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने सब्ट्रैक्ट करा है उसका, उसमें हमें इसका मीन निकाल लेंगे पहले, जो अब हमारा नया डाटा बन गया। और नया डाटा 25 1 2 3 4 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आ गया नया डेटा का मीन। पर हमें तो ओरिजिनल डेटा का चाहिए था, तो जो आपने लेस करा वो इसमें ऐड कर दीजिए, 50 ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया, इट इज 55। तो
पर जनरली मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम में शॉर्टकट ना लगाएं, क्योंकि शॉर्टकट में आप मिस्टेक करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड में मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ हो रहा है एग्जाम में। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ हो सकता है आपकी 2-3 मिनट फालतू लग जाए, पर आपका आंसर ठीक आएगा। तो शॉर्टकट से आप बच के रहें, क्योंकि उसमें आप मिस्टेक कर देते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो, तो मेरिट और डिमेरिट मेरी हो ही गई है। अब लेते हैं हम वेटेड मीन। तो दिस इज द सिंपल मीन, और सिंपल मीन मैंने बताया कि वहां पे यूज नहीं करेंगे हम जहाँ पे आउटलायर्स होंगे, तो वहाँ पे हमारा मेथड ये मीन जो है वो अच्छे एवरेज नहीं, मेथड नहीं, गुड मेथड नहीं है। तो सेकंड मेथड है वेटेड मीन। वेटेड मीन कब हम यूज करेंगे, फिर वो आता है कि भाई वेटेड मीन कब यूज करें, क्यों इसका क्यों बनाया गया वेटेड मीन। देखिए, जहाँ पे आइटम्स की इंपोर्टेंस अलग अलग हो जाती है, जो ऑब्जर्वेशन है उनकी इंपोर्टेंस अलग अलग होती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं वेटेड मीन। अब इंपोर्टेंस अलग होने का क्या मतलब है? इंपोर्टेंस अलग होने का मतलब है कि बाय द वे, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपके कोर्स में है। आपको मैंने बताया था कि कोई बता सकता है वेटेज कितना है हमारा असाइनमेंट्स का और टर्म एंड का? So 30% I think assignments का 30-70। 30-70। तो देखिए, यहाँ पे हम दोनों चीजें भी हमारा असेसमेंट है, पर हम कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आप ओपन बुक से करते हैं असाइनमेंट, तो उसका वेटेज इग्नू ने 30% रखा है, और टर्म एंड आप सेल्फ करते हैं बिना किसी के हेल्प के, तो उसका वेटेज 70%। तो यहाँ पे जो मार्क्स है उनका वेटेज अलग अलग है, उसकी इंपोर्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे हम सिंपल ना मीन ना निकाल के वेटेड मीन निकालते हैं फॉर एवरेज। ठीक है, तो एवरेज के लिए हम क्या निकालेंगे? वेटेड मीन। तो वेट कौन डिसाइड करेगा? जनरली जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो उस आइटम के अकॉर्डिंग उसका वेट को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो समझ आ गया ना कि कहाँ पे हम वेटेड मीन निकालते हैं। अगर हम सिंपल निकाल देते मीन, उस केस में मैंने बताया असाइनमेंट में मान लीजिए आपके 100 में से 50 मार्क्स हैं, और एग्जाम में भी आपके 150 मार्क्स हैं, तो एवरेज मार्क्स आ गए थे आपके 50। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका 30% वेटेज दिया है, इसका 70%, तो एवरेज बदल जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर इनकी वेटेज अलग अलग होगी तो वहां पे वेटेड मीन निकालेंगे। तो वेटेड मीन का सिंपल फॉर्मूला है, जो हमारा डिस्क्रीट का केस था, डिस्क्रीट में अपने फॉर्मूला बनाया था x1 f1 प्लस x2 f2, सॉरी x2 f2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई f1 प्लस f2। तो यहाँ पे f को रिप्लेस कर देते हैं हम वेट से। तो हम जो हमारी वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की वो, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका वेट, प्लस जो दूसरी वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका वेट, जो थर्ड वैल्यू है, ऐसे ही जितनी वैल्यू, और डिवाइड बाय वेट्स। तो वेट्स वो देगा। जनरली कभी कभी फ्रीक्वेंसी को भी एज ए वेट ही ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी एज ए वेट ट्रीट हो जाती है कभी कभी, जब हम यूज कर नहीं पता होता हमें। तो दिस अ सिचुएशन वेयर वी यूज द वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि वहां पे आपको वेट गिवन होगा ऑलरेडी। वो लिखेगा एक्स ये है, वेट ये है, फाइंड आउट द सुटेबल एवरेज। जब वेट दे दिया इसका मतलब वेटेड मीन ही निकलेगा। चलो, तो दिस द फार्मूला। अब आता है सेकंड मेथड है मीडियन। तो अभी थोड़ी देर और क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं? श्योर सर। यस सर। चलो, तो मीडियन पढ़ते हैं। तो अच्छा, एक बात और भी हो गई इसमें। आपने राजेश जी ने आपको स्केल पढ़ाए होंगे, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट स्केल्स। यस, कौन कौन से? स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। सर नॉमिनल, ऑर्डिनल। यस, नॉमिनल, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल और रेशियो, इंटरवल। कोई एग्जांपल बता interval सकता और है? ratio. कोई एग्जांपल कोट कर सकता है? हम्म, कोई एग्जांपल कोट कर सकते रेशियो हैं? जैसे वेट, वेट हो गया, टाइम हो गया, टाइम से रिलेटेड वेट हो गया, हाइट हो नहीं, गया. कोई एग्जांपल ऐसा कि जिसमें मैं बता सकूं कि ये मेरा नॉमिनल स्केल का डेटा है, ये मेरा सर लाइक कलर्स, कलर्स इज नॉमिनल। कलर्स इज नॉमिनल। गुड, और बताओ। और Sir, temperature of water, like that is ordinal.
टेम्परेचर ऑर्डिनल, नहीं, temperature as in you can feel the difference but you cannot differentiate between them. Like this is warmer, this is अच्छा hotter, ओके and ओके, this is हाँ colder. सेंस, देखिए सेंस भी बहुत काम करते हैं कि किस सेंस में आप बात कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर बात करते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो डिग्री की बात कर रहा था, जैसा आपने बताया, आपने कहा आप उस सेंस से बात कर रहे थे कि भाई आज नॉर्मल, मॉडरेट एंड हाई, है ना, तो उस सेंस में ही ऑर्डिनल है। गुड, और बताएं। इंटरवल रेशियो, Interval is a difference between temperatures. इसमें I think negative is included. डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वगैरह रहता है। और कोई बता सकता है? Savings of a person. हाँ, यस, Savings of a person, if it is not considered to be, if it is considered, it can be negative also. That so it is considered as interval. इंटरवल। और कोई बता सकता है? तो इंटरवल स्केल आपने बिल्कुल सही बताया कि निगेटिव के लिए, ये तो कॉमन मैन के लिए है। पर अगर अब मैं बात करूं, इंटरवल स्केल उस स्केल को आता है जिसमें जीरो एग्जिस्ट करती है। अगर जीरो किसी डेटा के लिए जीरो एग्जिस्ट करती है तो वो इंटरवल स्केल होगा। अगर जीरो पे डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो रेशियो स्केल होगा। Ratio. अब बात करो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एग्जिस्ट करता है? Yes, sir. Yes. यस, तो इसका मतलब ये इंटरवल स्केल है। क्या वेट, जीरो वेट होता है किसी का? No. No, इसका मतलब एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियो स्केल का डेटा है। चलो, तो क्या मैं, ये क्वेश्चन था मेरा कि क्या मैं ऑर्डिनल नॉमिनल स्केल के लिए मीडियन निकाल सकता हूँ, मीन? क्या मैं नॉमिनल स्केल के लिए मीन निकाल सकता हूँ? नहीं, No, sir. क्योंकि हम ऐड इन कर पा रहे हैं, हम कलर्स के नेम है ब्लू ग्रीन, तो ब्लू प्लस ग्रीन कितना नहीं पता, तो नॉमिनल के लिए नहीं निकलेगा। ऑर्डिनल के लिए देखो, नहीं निकलेगा। No, sir. ऑर्डिनल में हमें स्मॉल, मॉडरेट, हाई, पर आपस में ऐड नहीं कर सकते। इंटरवल Yes, sir. हाँ, कर सकते हैं, interval निकाल सकते कर सकते हैं, रेशियो। कर सकते हैं। जो भी मेथड लोअर स्केल के लिए काम करेगा वो हाई के लिए तो करेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यानी अगर कोई नॉमिनल स्केल पे काम कर रहा है तो वो ऑर्डिनल पे भी काम करेगा, इंटरवल पे भी काम करेगा, रेशियो पे भी काम करेगा। पर जो इंटरवल पे काम कर रहा है वो जरूरी नहीं कि वो ऑर्डिनल पे काम करे या वो नॉमिनल पे काम करे। तो सेकंड आपको मेथड पता चल गया कि जो हमारा ये मीन है वो केवल इंटरवल रेशियो स्केल पे ही काम करेगा। आप नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा के लिए आप मीन नहीं निकाल सकते। तो क्या मेथड यूज करेंगे? तो देन कम आउट द मीडियन। मीडियन पे आते हैं। तो मीडियन क्या है? मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड द होल डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डेटा की वो वैल्यू जो हमारा उस पूरी सीरीज को कहें कि भाई यहां से इतना तो आधा सीरीज हो गई और इस पॉइंट से राइट साइड की आधी सीरीज हो गई, यानी वो मिड पॉइंट जो पूरी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इट्स कॉल्ड द मीडियन। इन मेथड्स को हम सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये निकल के आएगी सिंगल वैल्यू वो जनरली डेटा के सेंटर में होगी, इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें केवल डेटा की वो वैल्यू ढूंढनी है जो उस डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, टू इक्वल पार्ट्स में। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर मिड वैल्यू ढूंढते हैं। अगर मिड वैल्यू मिल जाती है तो दिस विल बी द मीडियन। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए डेटा है 2, 3, 4, ये ले लिया मैंने। तो अरेंज भी कर दिया मैंने, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो मीडियन क्या होगा? सेंटर वैल्यू 3, ठीक है, In case of odd numbers, यस, सेंट्रल वैल्यू। बट अगर मेरे पास डेटा ये हो, मिडिल वैल्यू 3.5, 3.5. पर ये एक्चुअल में नहीं निकाल पा रहे हम यहाँ पे इसको,
है ना, क्योंकि मिडिल नहीं पता हमें क्या है, पर हमने यहाँ पे भी वो कहता है ना कि जुगाड़ बना लिया कि इन दोनों का भी सेंटर ले लो, तो 3 + 4 का सेंटर होगा 3.5। तो ये हमारा केस है। कौन सा डेटा बनाया मैंने ये? रेशो नहीं, कौन सा डेटा बनाया? रॉ डेटा, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस? सर रॉ डेटा सर। रॉ डेटा। तो रे डेटा के लिए वी कैन इजीली फाइंड आउट द मीडियन, बट ओनली फाइंड आउट द सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमारा n ओड है तो हम वी कैन से n+1/2th ऑब्जर्वेशन। एंड अगर इवन है, क्योंकि इवन में हम सिंगल वैल्यू पे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो देन वी टेक द मीन ऑफ द मिडिल मोस्ट वैल्यूज, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। तो इट इज द अनग्रुप डेटा। चलिए फिर ग्रुप डेटा के लिए आते हैं। अब ग्रुप डेटा में भी देखना है क्या कर सकते हैं। ग्रुप डेटा हम लेते हैं पहले डिस्क्रीट फिर कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट डेटा, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए फिर मैं वापस आपको थ्योरी कंसेप्ट पे ले जाने की कोशिश करूंगा। ये x है, ये तो 2 3 4, फ्रीक्वेंसी है 1 3 2। तो पहले इसको क्या अरेंज कर लें, या इसको यहाँ पे 2 डाल देते हैं। चलिए अरेंज कर लें, बताइए क्या होगा। 2 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4। क्या होगा मीडियन? ठीक है, यस 3। तो इसको थोड़ा सा वो करने के लिए इन्हें निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, फिर ऐड करते चलें। 2 कितना होगा आगे? 5 5 सर 7 7। हमें चाहिए मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो हम निकालते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन। n कितना है? n कैपिटल लिखा है, तो सम होगा फ्रीक्वेंसी का 7। 7 कितना हुआ? 3.5। 3.5th वैल्यू। अब यहाँ पे तो हम 3.5th वैल्यू हमने कह दी 3 1 2 3। ओके, दिस वन 3.5th वैल्यू तो कोई है ही नहीं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, अब 3.5 तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे डेटा में, तो फॉर दैट अगर ये एक्चुअल वैल्यू मिल जाती हमें, मान लो ये आ जाता 2, तो 2 के सामने वाला हमारा होता है मीडियन। हमेशा मीडियन क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, अगर बाय द वे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, जैसे 3.5 मिला, तो 3.5 तो इसमें है ही नहीं, तो 3.5 में तो उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसके सामने वाली वैल्यू को वी कैन टेक एज द मीडियन। मैं दोबारा बताता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट, कि आपने देखा यहाँ पे कि हमारा 3 वैल्यू आई, तो इसको फ्रीक्वेंसी में जब डॉट डेटा में तो ठीक था, हम ऐसे निकाल पा रहे थे, पर अगर फ्रीक्वेंसी है तो हम उसके लिए फाइंड आउट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सीधा फंडा है कि हम n/2th निकालेंगे। अगर वो एग्जैक्ट मिल जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, मान लो 5 ही आता, तो हम उसके सामने वैल्यू को हम कह देते हैं मीडियन होगी। अगर एग्जैक्ट नहीं मिलता तो उससे नेक्स्ट वैल्यू को हम कहेंगे वो मीडियन होगा, उसके सामने वाली वैल्यू। तो मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ डेटा को, इसमें एक डेटा होगा, देखिए यहाँ पे है। तो ये है 7, ये 5 12 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया। तो n/2 निकालते हैं, तो 19/2 कितना हुआ? 9.5 तो 9.5 तो एग्जैक्ट नहीं मिला, तो 9.5 से बड़ी वैल्यू 12 ढूंढेंगे कौन सी है? 12। 12 12 की जो 40 सामने वाली वैल्यू होगी 40 14। सर। अगर आप इसको वैसे देखें, तो आप अगर देखेंगे तो वैसे भी 14 निकलेगा। इसको आप 20 20 20 कितनी बार? 7 बार बना लीजिए। थोड़ा बड़ा है डेटा, तो देखेंगे आप तो मिडिल में जो है ये 40 ही आएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस ठीक है, डिस्क्रीट के लिए तो बन गया। अब कॉन्टिन्यूअस की बारी आई। कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो अभी हमने किया था। 0 से लेके 10 मान लीजिए मेरा डेटा है, 10 से 20 है मेरा डेटा, और 20 से 30 है, सिंपल ले लेते हैं, 30 से 40। और फ्रीक्वेंसी मेरी है 2 4 5 और 1 कह देते हैं सपोज। क्यूमुलेटिव निकाली हमने, क्यूमुलेटिव हो गई 2 6
11 और 11, 12। n by 2 निकाला, n by 2 हो गया 6, 12 by 6. तो 6 मिल गया एग्जैक्ट। तो इसके सामने वाला मीडियन होगा, पर हम यहाँ फंस गए। हमें ये तो पता चल गया कि भाई 10 से 20 के बीच में कहीं मीडियन होगा, पर वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी उसके लिए फिर हमें यूज करना पड़ेगा एक फॉर्मूला। तो दिस क्लास, वैसे तो मीडियन था पर यहाँ पे क्लास बनी हुई है, तो हम कहेंगे दिस क्लास इज द मीडियन क्लास। अब एग्जैक्ट मीडियन निकालना है, तो हम कह रहे हैं कि इसके बीच में होगा, तो यानी 10 से तो वो बड़ा ही होगा। तो 10 प्लस 10 इज द लोअर लिमिट एंड इट इज द अपर लिमिट, तो 10 को लिखता है L। तो L प्लस क्या होगा, L प्लस n बाई 2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ये इसका फॉर्मूला बनाया। थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मिक्सअप हो गया, तो मैं यहां दिखा देता हूं। कहां पे गया भाई कंटिन्यूअस का फॉर्मूला, दिस L प्लस n बाई 2 माइनस C अपॉन F इंटू H। C इज द, अब ये समझने पड़ेंगे सिंबल क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये फार्मूला तो है पर सिंबल नहीं पता आपको क्या होंगे, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F is the frequency of the median class, H is the width of the median class। अब बचता है C। C is the cumulative frequency of the pre-median class। C क्या है, cumulative frequency है मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली। तो अगर मैं बात करूं, ये मेरा डेटा है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव में देखा n बाई 2 निकाल के देखा तो 14 आया, और 14 मेरा 14 से ज्यादा था 15, तो ये तो मेरी बन गई मीडियन क्लास। और दिस इज द लोअर लिमिट L, दिस इज द F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, एंड C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो इट इज C। बस वैल्यू पुट करके रख दीजिए। आप कैलकुलेशन करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कि हमें L सबसे बाद में ऐड करना है, शुरू में आप L नहीं ऐड करेंगे। इस डेटा में ये नहीं कि एलसीएम ले लेंगे फिर करेंगे। तो अगर आपको सही आंसर चाहिए तो आप सबसे बाद में 20 ऐड करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे भी करना है, कैलकुलेटर से करना है, कैसे भी करना है, फिर आप 20 ऐड करो, तो आपका आंसर हमेशा बिल्कुल करेक्ट है। और जो ये आंसर आएगा वो हमेशा उस इंटरवल में लाई करेगा जो हमारी मीडियन क्लास थी। तो ये मेरी मीडियन क्लास थी 20 से 30, तो आंसर हमेशा 20 से 30 के बीच में ही आएगा। ओके, तो इट इज द मीडियन। चलो अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बताओ भाई, क्या ये सिंपल है? यस या नो? यस सिंपल है ना, ज्यादा टफ नहीं लगा। पर किसी को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना आ रहा तो उसके लिए तो टफ हो जाएगा, है ना। पर चलो इतना मान लेते हैं कि भाई छोटा बड़ा सबको पता ही होता है, 100 का नोट और 500 के नोट में सबको पहचान है। चलो सेकंड, क्लियर डिफाइन है? यस इजी टू कैलकुलेट है? यस क्या सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन? यस नो। दो आंसर आ गए फिर, 2 आंसर आ रहे हैं, यस नो? यस नहीं, ऑब्जर्वेशंस ऑल, यस सर, यस। बेस्ड है? यस सर, ऑल ऑब्जर्वेशंस यूज हो रही है ना, हम लोअर और उसके लिए भी करें और फिर सीएफ जब निकाल रहे हैं तो उसमें भी यूज हो रही है। देख लेते हैं, चलो देख यस लेते सर। हैं। ये मेरा डेटा था, मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन कितना हुआ? 30 सर। 30 कितना? 30 हो गया ना? यस यस सर। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, अब आंसर कितना होगा? 30 इसे 500 कर दूं, 30 सर। इसे 400 कर दूं, यस 30। 30 तो इसका मतलब Yes, सभी sir. ऑब्जर्वेशन बेस कहाँ आएंगे? ये तो मिडिल टर्म पे बेस है बस। तो इसका मतलब इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। और जैसे ही ऑल ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं हुआ तो दोनों जो मैंने बताया था मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, यानी हम कंबाइंड ग्रुप का नहीं निकाल सकते। और सैंपल फ्लक्चुएशन, सैंपल के बदलते ही डेटा में मीडियन जो है वो बहुत तेजी से बदलेगा, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू पे वो बेस्ड है। ये डिमेरिट चली गई। एक्सट्रीम वैल्यू, क्या एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड है, अफेक्ट होगा? नो सर। नो। तो जहां पे एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है डेटा में, वहां पे आप मीडियन प्रीफर कर सकते हैं। क्या इसे नॉमिनल डेटा के लिए निकाल सकते हैं? नो सर। ऑर्डिनल? नो
ऑर्डिनल सर ऑर्डिनल के लिए तो निकाल सकते हैं निकाल सकते क्योंकि हैं। हम ऑर्डर में ही करेंगे। सी हाँ ऑर्डिनल के लिए निकाल सकते हैं सर। यस बी बी प्लस, अगर मैं ये कहूँ इसका मीडियन कितना होगा? ओह सॉरी सर, बी। बी। तो यानी ऑर्डिनल डेटा के लिए मीडियन निकालते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया आपका। प्रॉपर्टी आपने खुद बताई दी क्या क्या है। इट डज नॉट यूटिलाइज ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये यस, ये भी इसको डिमेरिट में ले आए कि भाई अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो एग्जैक्ट मीन नहीं, मीडियन नहीं हम निकालते, हम मिडिल वैल्यू ले के हमने अपना काम चलाया है ना। तो ये भी इसकी डिमेरिट है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो जाती है तो जस्ट वी एस्टिमेट द मीडियन, वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मीडियन। चलिए लास्ट, यानी 3 जो मेन हमारे हैं मोड। Mode is the value of the variable corresponding to the maximum frequency। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसे कहेंगे हम मोड। तो ये भी बहुत सिंपल, ये तीनों में सबसे सिंपलेस्ट है। केवल आपको ये देखना है कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा इट इज कॉल्ड द मोड। तो चलिए बताइए फिर इसका मोड क्या होगा? 7 है ना। तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली, कह दिया कि भाई 7 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तो मोड क्या होगा? 7 होगा। तो डिस्क्रीट के लिए क्या होगा? ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट के लिए भी सेम फार्मूला कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही हमारा मोड होगा। अब आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा हमें जो हमने यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही देखेंगे। तो 10 से 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, और मान लेते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 2, 5, 7 और 2। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 7 की, तो इसके सामने वाला होगा मोड, पर यहाँ पे फिर फंस गया हमारा, यहाँ है क्लास, तो यानी 20 से 30 के बीच में होगा। तो फिर इसमें L के साथ कुछ बनेगा। तो दिस फार्मूला इज L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 माइनस F2। तो अब F1 क्या है, F2 क्या है और F0 क्या है? तो सेंटर क्या है? F1 है, तो F0, F1, F2। तो F1 इज द frequency of the mode class और F0 frequency of the preceding modal class या mode class, and F2 is the succeeding या pre modal या post modal, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। H again with of the class interval। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम सिंपल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बुकलेट में अवेलेबल है ही, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब मीन मोड के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम्स है मोड के साथ, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 हो जाती तो क्या होता मोड? आप नहीं बता सकते। दो मोड नहीं हो सकते सर। 2 मोड हो सकते हैं, पर सिंगल, हम बात कर रहे हैं कि हम डेटा को एक सिंगल, पूरे डेटा को सिंगल उसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वैल्यू में, तो हम यहाँ नहीं कर पा रहे। 2 मोड होंगे उसमें। तो फॉर दैट इट इज इल डिफाइंड। इसलिए इस प्रॉपर्टी को देखते हुए इसने कहा इसको इल डिफाइंड है, कभी कभी हम डेटा से मोड नहीं निकाल पाते। फिर प्रॉपर्टी बात करते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। क्या है? सभी वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन और नॉट? नो। तो दोनों प्रॉपर्टी इसकी भी चली गई। और देखो और क्या था? उनकी डाटा की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका यूज कहाँ करेंगे? तो मेन जो यूज है मोड का, अगर आप एवरेज साइज की बात करते हैं कहीं पे भी, तो फॉर दैट वी यूज द मोड एवरेज साइज। फॉर एग्जांपल, आप कह रहे हो एवरेज साइज ऑफ शर्ट, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि शर्ट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर में होती है ना साइज शर्ट का? हाँ, इंचेस में होता है। फुटवेयर ले लें, फुटवेयर ले लेते हैं।
एवरेज साइज ऑफ फुटवेयर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। तो अगर हमें एवरेज साइज ऑफ फुटवेयर निकालना है तो हम उसका एवरेज नहीं लेंगे 6 प्लस 7 प्लस 8 ना। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कितने पर्सन ऐसे हैं जो 6 पहन रहे हैं, कितने पर्सन ऐसे हैं 7 पहन रहे हैं, 8 पहन रहे हैं, 9 पहन रहे हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी that will be the average. Okay, so for such cases, if you want to know the average size, चाहे वो शर्ट का हो, चाहे वो स्लीपर्स का हो, शूज का हो, किसी का भी, तो इस for that we use the average size. तो जनरली कंपनी क्या करने लगी है कि जो शर्ट बनाती है वो एवरेज साइज की बनाती है, जो एवरेज साइज है। स्लीपर भी जो है ज्यादा उसके बनाते हैं जो एवरेज साइज के हैं, क्योंकि सेल ही वही होना है, मोस्ट ऑफ पर्सन उनका साइज ही वो है। ठीक है, तो और क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? बस अब बाय द वे वो है कि मोड नहीं निकाल पा रहे, तो उसके लिए वैसे तो एक मेथड है ग्रुप मेथड, जो आपके यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। तो ग्रुप मेथड से अगर फ्रीक्वेंसी हमारी रिपीट हो रही है तो ग्रुप मेथड लगा के उसको एडजस्ट कर लेते हैं। पर इन्होंने एक रिलेशनशिप दे दी कि बाय द वे आप मोड नहीं निकाल पा रहे तो आप मीन मीडियन मोड की एक रिलेशनशिप इससे आप निकाल सकते हैं। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके ऊपर भी एक बार एग्जाम्पल आया हुआ है 2 मार्क्स का कि मीडियन दे दिया उसने, कुछ मीन दे दिया, पूछ लिया मोड कितना है, या मोड दे दिया, मीडियन दे दिया, मीन पूछ लिया कितना है। तो इस रिलेशनशिप से वो क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा था। तो अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन तीनों आपसे पूछते हैं तो 2 निकाल लो, थर्ड को आप इस रिलेशन से निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस अ रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन मोड, और ये आपने बता ही दिए बिना याद करे हुए सब इजीली। ठीक है, तो बस आज हम इतने लेते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और जो भी हैं आगे बचे हुए। तो अब हाँ यस, स्केल कौन से स्केल के लिए हम निकाल सकते हैं बताएं? क्या नॉमिनल के लिए मोड निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। गुड, वेरी गुड। तो कलर है ना, ग्रीन कलर कितने लोग यूज कर रहे हैं? 100 या 10? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी कलर होगा, तो हम डेटा अगर हमारा ऑर्डिनल है तो एवरेज पूछ रहा है तो हम उसके लिए ना तो मीन यूज कर सकते हैं ना मीडियन यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए मोड यूज कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आज आपको पता चल गया होगा कि आप किस सिचुएशन में आप कौन सा मेथड, इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज करेंगे, मीन, मीडियन, मोड। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं और हार्मोनिक मीन हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं। ओके, देखिए अब मैंने बताया था कि क्वेश्चन तो सिंपल तो आते नहीं है कि आपको डेटा दे दिया जो मैंने अभी बताया उनका मीन निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते। तो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड करके करें, जैसे ये क्वेश्चन आपके मतलब का है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीडियन इज गिवन। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी करके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो इसमें क्या चीज गिवन है? तो हम जब छोटी क्लास पढ़ते तो बताते कि जो चीज गिवन है उसी का फार्मूला लगा दो। तो मीडियन है तो मीडियन का फार्मूला लगा देते हैं। तो मीडियन का फार्मूला लगाने के लिए तो मुझे क्यूमुलेटिव निकालना, कौन सा डेटा है ये, ग्रुप, अनग्रुप, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस है। और मीडियन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव भी निकालना पड़ेगा। चलो निकालो क्यूमुलेटिव। यस। फ्रीक्वेंसी को क्या मान लूं? 19 है। एक्स मान लें। कुछ लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी है तो एफ मान लो, है ना, जो आपका मन करे। तो एफ मान लेते चलो। तो 5, 15, 30 एफ और ये 12 निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो गया? 5, फिर 20, 50, 50 प्लस एफ कितना? 62 प्लस एफ। ठीक है, अब मीडियन देखना है तो n/2 करना पड़ेगा। n/2, n कितना है? 62 प्लस एफ। 62 प्लस एफ। डिवाइड करो, कितना आ गया? 31 प्लस f/2।
Yes. और f कितना है? अगर f मेरा है 1, अगर मेरा f 1 है तो मेरी ये मीडियन क्लास हो जाएगी। अगर मेरा f 60 है तो 60 प्लस नहीं 60 नहीं 100 है तो 100 प्लस 30 यानी ये वाली क्लास होगी। तो वो तो ऐप पे डिपेंड कर रहा है कि मेरी कौन सी मीडियन क्लास होगी, पर इसने मीडियन दिया हुआ है। मीडियन कितना है? 50। तो यानी ये मेरी मीडियन किस में लाई कर रहा है? इसमें लाई कर रहा है, तो ये मेरी मीडियन क्लास बन गई। बस यहाँ पे जो ट्रिकी पॉइंट था वो ये था कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन दिया हुआ है तो फिर मीडियन दिया हुआ है, मीडियन क्लास तो यही होगी। ये एल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, वैल्यू लगा के पुट करके आंसर। अगर यहाँ पे एक और मिस कर देता ये वाली तो फिर ये टोटल देता, टोटल कितना है। तो टोटल देने पे हमारा यहाँ F1 बनता, यहाँ F2 बनता, हम इसको बराबर रख देते n के। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाती, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाती, और दोनों को सोल्व करके हमारा F1 और F2 निकल आता। तो यानी जितनी भी मिस होगी उतनी ही ये चीजें देगा। यहाँ पे मीडियन दिया तो एक फ्रीक्वेंसी मिस थी तो मीडियन दे दिया, अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिस होंगी तो मीडियन के साथ ये टोटल भी देगा उसका। ओके, तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे मिसिंग हम मोड का बना सकते हैं, तो वहां पे एफ जो भी किस तरह क्वेश्चन डेवलप होगा, पर मोड का डेवलप इसमें तो नहीं दिया हुआ है। चलिए, और कोई क्वेरी से रिलेटेड या कोई जनरल क्वेरी किसी की? नहीं सर, अभी तो नहीं। अभी चलिए, तो फिर अब हमारी क्लास है, मेरे ख्याल सैटरडे होगी अब।